नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अलग से वर्ण व्यवस्था की कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था एक ऐसा अरेंजमेंट समाज में डेवलप हुआ जिससे कि एक प्रगतिशील और समतामूलक समाज की व्यवस्था ने जन्म लिया और इसी समतामूलक और प्रगतिशील समाज ने ही आर्य संस्कृति को विकसित किया, आर्य संस्कृति की आधारशिला और नींव तैयार की। तो आइए चलते हम कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या है। तो वर्ण का अर्थ क्या है? सबसे पहले आर्यों ने जो आर्य संस्कृति वर्ण व्यवस्था के निर्माता कौन थे? आप सबको हम सबको पता है, आर्य। और आर्यों की प्रारंभिक जानकारी हमें किस काल से प्राप्त होती है? ऋग्वैदिक काल से। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले वर्ण जो शब्द उसका यूज किया जाता था आर्यों के लिए। आर्य मतलब गौर वर्ण, और जो श्याम वर्ण जो होते थे उनके लिए अनार्य शब्द का यूज किया जाता था। पर बाद में जैसे इन्होंने भारत में आकर आर्थिक गतिविधियों को जन्म दिया, आर्थिक क्रियाकलापों को जन्म दिया, जब ये कुल के रूप में, जन के रूप में भारत में डेवलप हुए, कुल ग्राम 20 जन के रूप में डेवलप हुए, तो उन्होंने देखा कि हमें हमें कुछ ना कुछ कार्य समाज की आवश्यकताओं के लिए करना है। तो उन्होंने कहा जो कार्य समाज के लिए व्यक्ति करेगा पठन पाठन का, तो कह दिया कि यह व्यक्ति शिक्षा देगा, यह ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? जो ज्ञान दे प्रदान करे। और कहा कि जो रक्षा करेगा वो क्षेत्र क्षत्रिय मतलब रक्षा करने वाला, क्षेत्र का रक्षक। तो वहीं इन्होंने कबीले के ही कुछ लोगों को कह दिया कि यह वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, उन वस्तुओं को जो हमारी कबीले की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, तो उन्हें कह दिया वैश्य। और आगे चलकर जो मजदूर या श्रम या पशुपालन या कृषि से संबंधित कार्य करेंगे उन्हें कह दिया शूद्र। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी, और इसी का उल्लेख व्यवसाय पर आधारित मतलब कि कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्रता, कि एक ही परिवार में कई लोग व्यवसाय कर सकते थे और स्वतंत्र भी थे। योग्यता के अनुसार कोई भी व्यक्ति क्या सकता था? व्यवसाय चुन सकता था कि जिसमें जो योग्यता है, मान लो किसी में योग्यता है रक्षा करने की, तो वो क्षत्रिय बन जाए। एक ही घर में क्षत्रिय, एक ही घर में कवि भी है, एक ही घर में शूद्र भी है, श्रम करने वाला व्यक्ति भी है, कृषि कार्य करने वाला, एक ही घर में रक्षा करने वाला क्षत्रिय भी, एक ही घर में पठन पाठन करने वाला ब्राह्मण भी है ना? ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का ही पुत्र ब्राह्मण ही बनेगा, वो क्षत्रिय का काम नहीं करेगा, नहीं। जिस स्वतंत्रता समाज, अर्थात समाज में कहें कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी, ये वर्ण व्यवस्था प्रगतिशील और समतामूलक थी। इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो स्वतंत्रता से युक्त थी, योग्यता पर बल दिया गया, आर्यों ने इसका विकास किया। ये ऋग्वेद के किस मंडल में हमें नजर आती है? पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में नजर आती है ऋग्वेद। और 9वें मंडल में भी एक बात पर बल दिया गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद हैं, मेरी माँ अनाज पीसती है। मतलब ये बताया गया है कि एक ही परिवार में सभी लोग एक साथ रहते हैं, सभी अलग अलग कर्म को करने वाले व्यक्ति। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब समाज गतिशील होगा, क्योंकि एक ही परिवार में सभी लोग एक साथ रह रहे होंगे, एक ही अलग अलग व्यवसाय करने वाले, तो किसी प्रकार की घृणा नहीं होगी, हीनता नहीं होगी, अर्थात किसी प्रकार का ऊंच नीच भी नहीं होगा, और किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव भी नहीं होगा। बोलिए। तो ऐसा प्रगतिशील समाज जिसमें ना तो ऊंच नीच था, ना घृणा थी, ना ही किसी प्रकार का कोई भेदभाव था, ना कोई अस्पृश्यता थी, तो हम कह सकते हैं कि समता मूलक और प्रगतिशील समाज, अर्थात समाज की प्रगति, जो समाज की प्रगतिशील विचारधारा थी वो बाधित नहीं थी। पर आगे चलकर जब यही वर्ण व्यवस्था जन्म से जुड़ जाएगी कि बेटा जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेगा, जिस कार्य को कर रहा है, जिस व्यवसाय को कर रहा है जो व्यक्ति, उसका बेटा जो जन्म लेगा वो उसी व्यवसाय को करेगा। तो वर्ण व्यवस्था जब जन्म से ही किसी व्यक्ति का व्यवसाय निर्धारित हो जाएगा। यहाँ व्यवसाय निर्धारित जन्म से नहीं हो रहा था, यहाँ व्यवसाय किससे निर्धारित हो रहा था बताइए? यहाँ व्यवसाय किससे निर्धारित होता था? व्यक्ति की योग्यता से। और सबसे बड़ी बात है स्वतंत्रता। वहां आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में जब यही वर्ण व्यवस्था हमें किस पर आधारित हो जाएगी? कर्म के स्थान पर। इसमें किस पर बल दिया जा रहा है? कर्म पर। किस पर बल दिया जा रहा है? कर्म पर। ये पूरी वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? कर्म पर, है ना? परंतु जैसे ही यहाँ कर्म के स्थान पर कौन जन्म ले लेगा स्थान? जन्म। कि जन्म से ही किसी व्यक्ति का क्या निश्चित हो जाएगा? व्यवसाय। तो हम कहेंगे जन्म धन इति, जैसे क्या कहेंगे? जन्म धन इति, और जन्म धन इति से क्या बना है? जाति। और अब उत्तर वैदिक काल में जाके समाज में जटिलता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जटिलता आ जाएगी, भेदभाव होने लगेगी, ऊंच नीच का घृणा से युक्त देखा जाने लगा शूद्र के साथ। तो हम उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी सर मैंने एक सामान्य सी बात आपको समझाई है, वर्ण व्यवस्था क्या है और वर्ण व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ। तो सीधी बात है, वर्ण व्यवस्था पहले रंग शब्द के लिए यूज की जाती थी, फिर व्यवसाय के लिए, फिर यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का इस्तेमाल हुआ
कर्म की स्वतंत्रता के लिए ना, कि व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है वो योग्यता के अनुसार कोई भी कर्म कर सकता है। और अर्थात जन कबीले एक समूह के रूप में कोई व्यक्ति है तो वो कहीं ना कहीं अपने में से कोई ना कोई कार्य योग्यता के अनुसार करेगा ही करेगा। कि कुछ जन के लोग या कबीले के लोग क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार के माध्यम से वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। कुछ लोग श्रम के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। तो कुछ लोग पठन पाठन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से समाज की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं को हमने क्या कह दिया, इन्हीं व्यक्तियों को वर्ण कह दिया। तो भाई ये ब्राह्मण वर्ण है, ये वैश्य वर्ण है, ये शूद्र वर्ण है कि नहीं। मनुष्य क्या कर रहा है, सिर्फ वहां पर कार्य करते हुए नजर आ रहा है, उसी को वर्ण कर दिया। और वहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, एक ही परिवार में कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण को कर सकता है। तो समतामूलक समाज था, पर उत्तर वैदिक काल में जैसी संपत्ति की अवधारणा आएगी, यही वर्ण व्यवस्था किसमें बदल जाएगी बताइए। जो कर्म प्रधान थी वो जन प्रधान हो जाएगी, अर्थात व्यवसाय पर आधारित व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होगा, व्यक्ति का कार्य निर्धारित होगा कि जिस व्यवसाय में जन्म लेगा वो उसी व्यवसाय को जन्म से ही करेगा, अन्य व्यवसाय को वो नहीं कर सकता। मतलब व्यवसाय चुनने की आजादी खत्म हो जाएगी और समाज में जटिलता और समाज में भेदभाव, अस्पृश्यता धीरे धीरे विकसित होगी और अंततः महाजनपद काल में ये बड़ी स्तर पर दिखाई देगी। इसलिए इस भेदभाव को, अस्पृश्यता को मिटाने के लिए किसका जन्म होगा बताइए, नए धर्मों का, धार्मिक आंदोलनों का जन्म हुआ। और ये धार्मिक आंदोलन में जैन और बौद्ध हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में। जैन और बौद्ध, आते से कहेंगे कि यह जातिवादी व्यवस्था, अस्पृश्यता, भेदभाव, घृणा, ये सब कुछ क्या है, बिल्कुल खंडित है और इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो नए धर्म जो भी आएंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वो ब्राह्मणवादी धर्म में जो भी कर्म कांड होंगे उनकी घोर आलोचना करेंगे, उनका खंडन करेंगे और बकायदा वो एक समता मूलक प्रगतिशील समाज जो था वैदिक समाज, उसको फिर से पुनः स्थापित करने का प्रयास भी करेंगे। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।